हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश पटेल वेलकम एकेडमी से। आज की क्लास जो है हिंदी की है। यूपी पे टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास। तो समास में देखिए, समास की जो परिभाषा होती है, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और तीसरा नवीन शब्द का निर्माण होता है, और जो तीसरा नवीन शब्द होता है वह उसका जो अर्थ है वह सार्थक अर्थ होता है। तो जब दो शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे नवीन सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। परिभाषा इसकी हो जाएगी, परिभाषा में हम लोग लिखेंगे, जब दो शब्द, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर किसी नवीन सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं, तो देखिए बच्चों, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर किसी नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग लिखेंगे, जैसे आ धन जन्म बराबर हो जाएगा आजन्म। तो आ जो है एक शब्द है और दूसरा शब्द है जन्म। आ और जन्म मिलकर क्या बन गया? तीसरा नवीन सार्थक शब्द क्या बन गया? आजन्म, अर्थात जन्म भर, आजन्म। अब इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्र। अब प्र में अगर स्थान जोड़ देते हैं, प्र धन स्थान बराबर क्या हो जाएगा? प्रस्थान, बराबर क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब दो शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे नवीन सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास में हम लोग पढ़ेंगे, समास में अब हम लोग देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, समास का शाब्दिक अर्थ, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है? छोटा करना। जैसे दो शब्द हैं, जैसे एक बहुत बड़ा शब्द है, जैसे पीला, जैसे पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। तो पीला है वस्त्र जिसका, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा जो शब्द है
अब इसके लिए इसको जो है हम लोग संक्षिप्तीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण या पीतांबरधारी। तो इतना बड़ा शब्द है, इसके लिए हमने क्या लिखा, कृष्ण लिख दिया। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। तो इतने बड़े शब्द को छोटे में कर देना ही क्या कहलाता है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समास। देखिए, समास पढ़ने से पहले उसके जो कुछ मुख्य बिंदु है, जो मुख्य मुख्य शब्द हैं, उनसे हमें परिचय बनाना, उनको हमें अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर हम लोग देखते हैं सामासिक पद किसको कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामासिक पद या समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद, इसका क्या मतलब होता है? तो समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। समास के नियमों से बने हुए शब्द को क्या कहा जाता है, सामासिक शब्द कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, जैसे उदाहरण में हम लोग लेते हैं आधन जन्म, आजन्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यथाशक्ति, यहां पर देखिए यथाशक्ति, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति बराबर यथाशक्ति हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा, शक्ति के अनुरूप। यथाशक्ति का मतलब क्या हुआ, शक्ति के अनुरूप। अब हम लोगों को समझना ये है कि यथाशक्ति एक ऐसा शब्द है, और आजन्म एक ऐसा शब्द है जो किसी समास के नियमों से बंधे हुए हैं, समास के नियमों पर आधारित है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम लोग सामासिक पद या समस्त पद कहेंगे। अब इसके बाद यथाशक्ति हो गया। फिर अब जो समस्त पद होते हैं, अच्छा एक और उदाहरण देखो, जैसे अगर इसका शाब्दिक अर्थ जो है स्पष्ट अगर नहीं होगा, समास के नियमों पर अगर आधारित नहीं है, तो वह सामासिक पद नहीं हो सकता। जैसे अगर उदाहरण में लिख दिया जाए पानी ओनी, जैसे कुछ लोग कहते हैं पानी ओनी, तो पानी ओनी अगर दोनों को मिला दोगे तो एक शब्द बन जाएगा। तो पानी का तो पानी ओनी का विशेष अर्थ नहीं है, इसमें निरर्थक शब्द, ओनी जो है निरर्थक शब्द है। तो ऐसा शब्द जैसे लाठी ओठी, ये किसी समास के नियम पर नहीं है, तो इसलिए ये सामासिक पद नहीं हो सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर शब्द जो होते हैं वो सामासिक पद या समस्त पद नहीं कहलाते। जो समास के नियमों पर आधारित होते हैं, समास के नियमों पर चलते हैं, उन्हीं शब्दों को सामासिक पद कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है। अब देखो बेटा, अब सामासिक पद के भाग होते हैं, सामासिक पद के भाग होते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सामासिक पद के भाग। तो जो सामासिक पद होता है, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग को प्रधान खंड कहा जाता है और दूसरे भाग को गौड़ खंड कहा जाता है। तो प्रधान खंड क्या होता है, जिस शब्द का सार्थक अर्थ निकलता है, जिसके अर्थ में प्रबलता पाई जाती है, वह प्रधान खंड होता है, और जिसके अर्थ में प्रबलता नहीं पाई जाती है उसे गौड़ खंड कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम लोग देखेंगे, एक शब्द हम लोग लेते हैं
प्रतिदिन, एक शब्द लेते हैं प्रतिदिन। ये प्रतिदिन जो है एक सामासिक पद है, क्योंकि ये समास के नियमों पर आधारित है। प्रतिदिन मतलब हर रोज इसका विग्रह करोगे तो हर दिन, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, हर दिन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए इसके दो भाग हैं। ये पहला जो प्रति है ये कहलाता है प्रथम पद। क्या कहलाता है, प्रथम पद। और ये दूसरा वाला जो भाग है इसे कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद। अब देखिए जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो उसमें प्रथम पद और उत्तर पद, ये दोनों चीजों को अच्छे से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो प्रथम पद होता है समास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो समास के अंतर्गत आपको प्रथम पद और उत्तर पद समझना है। तो प्रथम पद यहाँ पर देखिए प्रतिदिन जो है ये है अव्ययी भाव समास इसमें है, क्योंकि पहला पद जो है अव्यय है और अव्ययी भाव में पहला पद जो है वो प्रधान होता है। क्यों? और दूसरा पद जो है वह प्रधान नहीं होता है, दूसरे पद की अप्रधानता होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें अव्ययी भाव समास है। अब ये जो प्रति है, प्रति प्रथम पद है और यहाँ पर प्रथम पद की प्रधानता है। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, जैसे प्रति है प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, तो इसी तरीके से प्रति के आगे हम लोग कुछ दूसरे शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रति में प्रथम पद की प्रधानता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रथम पद है और प्रथम पद यहाँ पर ये प्रधान खंड है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रधान खंड, और दूसरे को बोलते हैं गौड़। यहाँ पर उत्तर पद गौड़ खंड, उत्तर पद की प्रधानता नहीं, प्रथम पद की प्रधानता है। तो जिस पद की प्रधानता होती है उसे प्रधान खंड कहते हैं, और जिस पद की प्रधानता नहीं होती है उसे गौड़ खंड कहा जाता है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समास के प्रकार। अगला पॉइंट है समास के प्रकार। देखिए बच्चों, समास जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। विश्वास करिए आप लोग समास मेरे साथ पढ़ते रहें, कॉपी और पेन लेकर बैठे रहें, निश्चित रूप से आपको समास पहचानना आ जाएगा और आपके एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। फिर तीसरा है द्विगु समास। फिर चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। फिर 5वां है कर्मधारय समास। 5वां है कर्मधारय समास। और 6वां है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो देखिए समास में अब यहां से क्वेश्चन कहां कहां पर बनता है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा। जैसे समास और संधि में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। संधि में जो है वर्णों का मेल होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो नया शब्द निर्मित होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों
मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास में जो है शब्दों का योग होता है और संधि में वर्णों या अक्षरों का योग होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि समास में शब्दों, ऑप्शन दे देगा, शब्दों का योग, अक्षरों या वर्णों का योग, फिर कह देगा वाक्यों का योग, फिर ऑप्शन में कर देगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है कि समास में शब्दों के योग से नया सार्थक शब्द जो बनता है उसी में समास होता है, उसी को समास कहते हैं। लेकिन संधि में क्या होता है? अक्षरों का निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती वर्णों के योग से संधि बनती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि समासित पद के भाग कौन होते हैं? प्रथम पद और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान खंड या गौड़ खंड क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। फिर उसके बाद समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अब इसमें से देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है कि किसमें 6 समास होते हैं? तो सभी में किसमें जो है किसके पद की प्रधानता होती है? किसमें किस पद की प्रधानता होती है? हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है और द्वंद्व में देखो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि एक ऐसा समास है जिसका ना तो पूर्व पद ना तो उत्तर पद, दोनों में से कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती। इसमें कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती है, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। अब इसके बाद तत्पुरुष समास, अब जितने बचते हैं सब में इसका दूसरा पद प्रधान होगा, द्विगु का भी दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय का भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बाकी सब में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो साथियों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास को 6 समास है, 6 को बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद साथियों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।